आज का मुद्दा और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आज का मुद्दा है कि क्या पीएम मोदी की रणनीति से चीन डर गया है। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि 6 जून को भारत और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत के बाद चीन की सेना कुछ जगहों से पीछे हट गई है और आज फिर लद्दाख में पेंगोंग झील के सीमा विवाद पर मेजर जनरल स्तर की बातचीत होनी तय है। सबसे ज्यादा विवाद पेंगोंग इलाके में ही है, जहां दोनों देशों के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। इससे पहले दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी, जिसके बाद गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14-15 और हॉट स्प्रिंग के इलाके से चीन ने अपने सैनिकों को 1.5 किलोमीटर पीछे हटा लिया था। हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान और हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। दिल्ली से संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त हैं हमारे साथ। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर सिंह अब से थोड़ी देर में होंगे। रक्षा विशेषज्ञ कोमोडोर जे सिंह भी होंगे, जीजे सिंह, और रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल AK सिवाच भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुख संदीप बोल का कर लेते हैं जल्दी से। संदीप, यानी ये जो बैठक होनी है, क्योंकि ये भी जानकारी है कि 1 हफ्ते और 10 दिन के अंदर कई ऐसी बैठकें होनी है, तो आज की बैठक और आने वाली बैठकों में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? देखिए अर्पिता, जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है, जिस तरीके की खबरें हैं उसमें यह है कि गलवान एरिया से कुछ एक फ़ौजें जो हैं चीन की, खास तौर पे आर्मर्ड व्हीकल, ये सब जो है उन्होंने कुछ किलोमीटर पीछे किए हैं। क्योंकि हमारी जो नफरी है वहाँ पे हम लोगों ने जितनी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई थी वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से बढ़ाई थी, जिसको मिरर डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। तो ऐसे में उस इलाके में जहाँ पे 1962 के बाद किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं था, पेट्रोलिंग दोनों जो है अपने अपने इलाके में करते थे, क्योंकि वहाँ पे LAC जो है एक जो है डिफाइन थी कि हाँ ये LAC है, इसके उधर चाइना रहेगा, इसके इधर इंडिया रहेगा। तो वहाँ से जो है थोड़ी बहुत नफरी कम हुई है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या पेंगोंग त्सो में जो गतिरोध बना हुआ है वो कितनी जल्दी ख़त्म होता है, क्योंकि पेंगोंग त्सो में जो है जो दो LAC जो है वो काउंट होती है। हम जो मानते हैं वो फिंगर 8 तक मानते हैं और चाइना जो है फिंगर 4 तक मानता है। और ऐसे में इस वक्त जो खबरें यही है कि चाइना जो है फिंगर 4 पे आके बैठा हुआ है और वहाँ से उसको पीछे धकेलना ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। कोर कमांडर लेवल की बातचीत में सीधे तौर पर हमारा पक्ष रखा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी ऐसा जो टेम्पररी बिल्डअप किया गया है पेंगोंग त्सो की तरफ फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच में, उनको डिसमेंटल करना होगा और अपने आप को जो स्टेटस को पहले था, यानी कि फिंगर 8 के दूसरी तरफ जो है चाइना को जाना पड़ेगा। साथ ही हम लोगों ने ये भी कहा था कि हम लोग अपने कंस्ट्रक्शन जो है वो अपने इलाके में कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उसको किसी भी तरीके से नहीं रोकेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा विवाद है ये पेंगोंग त्सो झील के पास, जो कि काफ़ी बड़ा बनता जा रहा है। और इससे पहले गलवान जो इलाका है वहाँ पे फिलहाल जो है जो नफरी है वो चीन ने थोड़ी कम की है और उसी हिसाब से भारत ने भी थोड़ा बहुत जो है जो बिल्डअप हम लोगों ने चीन को देखते हुए किया था उसको थोड़ा बहुत पीछे किया है। जीजे सिंह भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जीजे सिंह जी, आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए गलवान में बात हुई, वहां बात बनती हुई दिख रही है, लेकिन पेंगोंग का जो इलाका है वो बड़ा विवाद का मुद्दा दिख रहा है। आज की बातचीत से आप कुछ सोल्यूशन या समाधान महसूस कर रहे हैं कि होगा? बिल्कुल, क्योंकि अगर बातचीत को देखा जाए जो पहले कोर कमांडर के लेवल पे हुई है, जिसमें हमारे जनरल हरिंदर सिंह जी गए थे उधर बातचीत करने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। क्योंकि जैसे हमने एक्शन लिया है LAC के ऊपर कि हमने मैचिंग जो है, जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट कह रहे थे, मिरर इमेज की तरह हमने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। इसके साथ एक बहुत बड़ा संदेश किया है PLA को कि ये जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये हमारी डिटर्मिनेशन, दृढ़ता को दर्शाता है और इससे वो डरे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो जो है पीछे अभी 2 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर गए हैं पीछे। इसी तरह आज की जो बात हो रही है, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जो ये पेंगोंग लेक के बिल्कुल ऑपोजिट हमारा एक डिवीजन खड़ा लगा हुआ है, क्योंकि कोर के अंदर डिवीजन होते हैं और उसकी कमान जो होती है वो एक मेजर जनरल के पास होती है। तो ये जो एक डिवीजन जो बिल्कुल डायरेक्टली उनको उसके ऑपोजिट है, और जहां पे हमारे जवान, हमारे फौजी, सिपाही, पेट्रोल्स हमेशा जाते रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता रहता है ना, क्योंकि वो तो कई पिछले जिसे कहते हैं डेकेड से वो इसके ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो
वो अब जाएंगे जब मेजर जनरल साहब आज की बातचीत में, तो अपने जो उनका अपोजिंग वहां पे जनरल है, बातचीत होगी तो मुझे लग रहा आपको लग रहा है कोई सोल्यूशन निकल सकता है? संदीप जरा मुझे बताइए, क्योंकि चीन की रणनीति रही है कि वो एक एक इंच कब्जा करता रहता है, यानी 2 कदम आगे बढ़ता है, फिर बातचीत का रास्ता तलाशता है और फिर 1 कदम पीछे चला जाता है, यानी 1 कदम तो वो आगे बढ़ गया है, 1 कदम तो वो एरिया अपने हाथ में कर लेता है। आज की जो स्थिति है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा बातचीत हुई और उसके बाद ये हुआ कि सुलह हुई और चीन की सेना पीछे हटी, क्या चीन की सेना जितनी आगे आई थी उतनी ही पीछे हटी या अभी भी उसको 1 कदम का फायदा हुआ है? देखिए अर्पिता, यहाँ पे 2 अलग अलग हिस्से हैं। एक तो जो पेंगोंग त्सो लेक का हिस्सा है, दूसरा गलवान एरिया का हिस्सा है। क्योंकि गलवान एरिया में जैसे मैंने पहले बताया कि 1962 के बाद किसी भी तरीके कोई फेस ऑफ की घटना नहीं आई है, क्योंकि वहाँ पे जो है LAC डिफाइन है और वहाँ पे पता है दोनों फौज को कि हम लोगों को कहाँ तक जाना है, तो इसीलिए वहाँ पे दिक्कतें नहीं होती है। लेकिन इस बार चीन ने जब वहाँ पे बिल्डअप शुरू किया, वो बिल्डअप सीधे तौर पर ये करके शुरू किया कि सामने जो जिस श्योक नदी पे जाके उस गलवान नाला जो है मिलता है, उसी के साथ साथ जो है DBO रोड बनाई गई है, जो कि दौलत बेग गोल्डी तक जाती है, दुरबुक श्योक से होते हुए 255 किलोमीटर की रोड है। तो ऐसे में ये प्रेशर बिल्डअप है कि टैक्टिस है चाइना की कि एक तरफ से जो है उसको बढ़ाया जाए और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा विवाद का हिस्सा है यानी कि पेंगोंग त्सो लेक, वहाँ पे जो है वहाँ पे भी आगे बढ़ाया गया। अब दिखाने के लिए कि हाँ हम लोगों ने अपनी फौज पीछे कर दी है, तो जिस एरिया से उन्होंने फौज पीछे की है वहाँ पे तो काफ़ी लंबे समय से कोई विवाद था ही नहीं, लेकिन जो पेंगोंग त्सो लेक है वहाँ से पीछे करना जो फौज को चाइना की, ये थोड़ी बहुत जो है मुश्किल हो सकती है, क्योंकि चीन लगातार अपने अलग अलग माध्यम से ये बात कहता आ रहा है, कह चुका है कि वो अपनी 1 इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ने वाले हैं। भारत की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि हम भी अपनी 1 इंच ज़मीन छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे में जो मैकेनिज्म है वो जो बना हुआ है सैन्य अधिकारियों के लेवल पे, जो बातचीत जो चल रही है उसके हिसाब से ही उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा बहुत गुंजाइश हो सकती है। लेकिन कूटनीति के रास्ते भी जो है सीधे तौर पर भारत लगातार बातचीत कर रहा है। लेकिन ये पेंगोंग त्सो के जो नॉर्थ पेंगोंग में जो मेजर जनरल हमारे साथ AK सिवाच जी जुड़ चुके हैं, उनका जल्दी से रुक कर लेते हैं। AK सिवाच साहब, आज जो ये बातचीत होने वाली है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि 1 हफ्ते और 10 दिन के बीच कई ऐसी मुलाकातें और ऐसी बैठकें होने वाली हैं, क्या ये जो विवाद है इन बैठकों के बाद आपको लगता है सुलझ जाएगा? देखो, ऐसा कहना तो इतना आसान नहीं है, मगर अच्छी बिगिनिंग हुई है और इस बिगिनिंग के क्या फायदा होगा और धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगा। अगर हम सोचते हैं कि इसका सोल्यूशन बड़ी जल्दी निकल जाएगा, मेरे हिसाब से वो नहीं निकलेगा। जिस प्रकार से संदीप भी बता रहा था, ये 2 अलग इलाके हैं, एक गलवान वैली का है और एक है पेंगोंग त्सो का। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, मैं 2 साल के लिए वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ था 14 कोर का लेह लद्दाख में 2011-12, और मैं पूरी जमीनी हालात से वाकिफ हूं, चाहे वो गलवान घाटी है या पेंगोंग त्सो। तो 2 बातें हैं, एक तो गलवान घाटी के अंदर जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसकी जो एक्चुअल ग्राउंड पे जो है उसके बारे में हमारे ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं था। चाइना को, भारत को पता था कि हमारी LAC कहां करती है, मगर पेंगोंग त्सो में ऐसा नहीं है, पेंगोंग त्सो में डिस्प्यूट है। तो पहली बात है, जो गलवान घाटी में इन्होंने इस बार क्या किया, पहले क्या होता था, फेस ऑफ होता था और उसके बाद वो बिल्डअप करते थे। इस बार उन्होंने क्या किया, जो एक्साइट कर रहे थे अपनी, उस इलाके से आके पहले बिल्डअप किया और फिर फेस ऑफ किया। जो गलवान घाटी में बेसिक चीज क्या है, ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, उसके बाद 17 हॉट स्प्रिंग, इन्होंने क्या किया, इस बार 2-3 किलोमीटर जो है अंदर आए हैं। और ये इनका मकसद क्या था कि जो ये नई रोड बनी है दरबुक श्योक दौलत बेग गोल्डी, वो उसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि उसके कारण वो 8 किलोमीटर दूर है काराकोरम पास से, और उसकी अहमियत है एक्साइटिंग के लिए भी और काराकोरम हाईवे में। तो क्या किया, जो हमने श्योक रिवर के साथ गलवान रिवर मिल रही है नाला, उस पर हमने एक ब्रिज बना के और अपने जो है फीडर रोड बना रहे थे, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जाएंगे। तो इस पे इन्होंने एक प्रकार से नाराजगी हासिल की है और वो अंदर आए थे और अभी वो कुछ पीछे चले गए हैं। तो वहां पर तो कोई वैसे प्रॉब्लम कभी पहले नहीं थी, अब उन्होंने प्रॉब्लम खड़ी की है, इसलिए क्योंकि ये रोड जो है इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है। दूसरा, जो पेंगोंग त्सो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके अंदर जिस प्रकार से है
कि हम जो समझते हैं कि जो 8 फिंगर हैं, पहली फिंगर हमारी तरफ से, 8वीं फिंगर चीन की तरफ से, ये जो पेंगोंग है 135 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर हमारे पास, 90 उनके पास। हम कहते हैं हमारा 8 फिंगर तक हमारा है, वो कहते हैं कि नहीं हमारा 2 फिंगर तक हमारा है। तो एक सेकंड, जीजे सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जीजे सिंह जी, ये हमने विवाद देखा गलवान का तो सुलझ गया, लेकिन ये पेंगोंग का जो इशू है ये बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज की चर्चा भी इसी पर होने वाली है, तो क्या यहाँ का विवाद आपको लगता है यानी चीन आसानी से इस इलाके से पीछे हट जाएगा? देखिए, मैं यही बात कहना चाहता हूं, जब पहले अगर फिंगर 4 और फिंगर 8 का बीच का एरिया जो था वो एक किस्म का स्टेटस को था, उसके दोनों की लिमिट्स थी, उसके बीच वाले एरिया के अंदर आ गए ना ये। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी उनको किसने ये हक दिया कि वो आके फिगर 4 तक कहें कि ये हमारा ही है? ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि पहले से वो डिटरमिन्ड हो रखा। बेशक वो पहले हम जैसे कहते हैं कि हमारा नहीं था, या उनका भी नहीं था ना ये, तो हम कह रहे हैं आप स्टेटस को जो है उसका जो है वो अज्यूम करे, उसको दोबारा वही स्टेटस करे जो पहले था। दूसरी बात ये कि अगर हम कोई अपने सॉवरेन एरिया के अंदर, अपनी टेरिटरी के अंदर, अपने घर के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनको मिर्ची क्यों लगती है? वो क्यों इसके ऊपर कर रहे? जैसे अभी जनरल साहब कह रहे थे कि वो हमने रोड बनाई 255, वो कहते हैं कि ये जो है हमारे एरिया के ऊपर उसकी नजर बनती है हमारी। हम देख सकते हैं उनकी जो हाईवे है, तिब्बत और लद्दाख का उन्होंने हाईवे बना रखा है, वो हम देख सकते हैं वहां से। और तो इनको ये लग रहा है कि इन्होंने क्यों बने? अरे भाई, हमने अपने घर में बनाई है, अपने सॉवरेन टेरिटरी के अंदर बनाई है। ठीक है सर, मैं आ रही हूँ। संदीप कुछ कहना चाह रहे हैं, इस बीच हमारे साथ दानवीर सिंह जी भी जुड़ गए। अगला सवाल मेरा उनसे होगा। संदीप जल्दी से कंप्लीट कीजिए। देखिए, अब जिस तरीके की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़नी शुरू हुई है पिछले कई सालों में, वो सिर्फ और सिर्फ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर है। करगिल के युद्ध के दौरान जो है कुछ फोर्सेस जो है हटाई गई थी इस इलाके से, नॉर्दर्न बैंक ऑफ पेंगोंग लेक से, और उसी दौरान जो है चीन ने फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक जो है रोड तैयार कर दी थी। और उसके बाद आज भी जो है चाइना अगर पेट्रोलिंग पे आता है तो अपनी गाड़ियों के साथ आता है, उनकी फुट पेट्रोल नहीं आती है। हमारी तरफ से जो है ये एक फीचर बीच में ऐसा पड़ता है जिसकी वजह से हम लोग गाड़ियां वहां तक नहीं ले जा सकते। तो हमारी जो ट्रूप्स हैं फिंगर 4 के बाद जो है पैदल जो है फिंगर 8 तक जो है पेट्रोलिंग करती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि चीन ने जो है मौका देखते साथ जो है उन सब इलाकों में अपनी पोजीशन को मजबूत किया। अगर गलवान के इलाके की बात करूं तो गलवान इलाके में जो उनका जो गलवान पोस्ट है उससे पहले यानी कि जो मेन जो सड़कें जा रही थी 21 किलोमीटर का पैच था, जिसमें 14 किलोमीटर ऑलरेडी वो बना चुके हैं। यानी कि वो अब गलवान पोस्ट यानी कि जो LAC जो है वहां तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो भारत भी जो है अपनी तरफ से हमारी जो पोस्ट है वहां तक जो है अपना रोड जो है छोटी मोटी रोड जो है तैयार कर रहा है। और ये दिक्कत जो है चीन को पेश आ रही है कि हम लोग उस इलाके में इतनी तेजी से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि चीन जो है 62 की लड़ाई के बाद उसको ये लगता है कि हम लोग जो है किसी भी तरीके की हरकत करें भारत जो है चुप बैठेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब रोड कंस्ट्रक्शन इतना बेहतर हो गया है। ये बैठक होने वाली है, इस बैठक से आप क्या उम्मीद लगा कर रख रहे हैं, एक वो क्लियर कीजिएगा। और साथ ही साथ इस विवाद का हल क्या देख रहे हैं, क्योंकि आए दिन चीन की तरफ से ऐसा ही होता है, सुलह के बाद तय हो जाता है कि आपका इलाका है, हमारा इलाका है, लेकिन उसके बाद चीन फिर शुरू कर देता है ऐसा विवाद। इसका कुछ हल होना चाहिए ऐसा कि बार बार ये स्थिति ना पैदा हो। देखिए, इसका हल बिल्कुल होना चाहिए और इसका हल कहां पर पड़ता है वो समझना बहुत जरूरी है। वो पड़ता है आपकी ताकत में। अगर आप कमजोर रहेंगे तो वो जब भी चाहेगा अपने मन मर्जी से आएगा और आपको डिक्टेशन देगा और वापस चले जाएगा। अगर मन करेगा तो चले जाएगा, नहीं मन करेगा तो वहीं रहेगा। तो अभी तक तो यही हालत रही है। और हम देख रहे हैं कि 2013 के बाद से माहौल बदली होने लग गया है। अब 2013 का यहाँ पे संदर्भ लेना बहुत जरूरी है। डेप्सांग के इलाके में करीब 30 किलोमीटर के अंदर आके चाइनीज बैठ गए थे, उनके 50 के करीब लोग आके बैठे थे। और उसके बाद में वो महीना भर उधर बैठे रहे और हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से कोई मोबिलाइजेशन नहीं किया, कोई फौजों की हरकत नहीं करी। और हमारे विदेश मंत्री एकदम चाइना गए और वहां पर उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप ये इलाका छोड़ दें। और
उसके विजिट के बाद काफी दिनों के बाद चाइनीज जो है अपने आप वहां से निकल गए। अब 2013 के बाद में फिर चूमर का इंट्रूजन हुआ। चूमर का इंट्रूजन जब हुआ जब शी जिनपिंग हिंदुस्तान आए थे, और जब चूमर का इंट्रूजन उन्होंने करने की कोशिश करी तो हिंदुस्तान की फौज जो है बहुत मजबूती से उस इलाके में टेक्निकल पोजीशंस लेकर लड़ाई के लिए तैयार हालत में वहां पर डिप्लॉय हो गई, और चूमर से उनको वापस जाना पड़ा। ये बड़े सालों बाद ऐसा हुआ था। ऐसा एक बार सुब्रतांग चू में हुआ था राजीव गांधी के टाइम पे, और उसके बाद से फिर ये अब हुआ 2015-16 में। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से चाइना ने फिर से कोशिश करी डोकलाम में। इस बारी उसने भूटान में कोशिश करी, और उसको ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हिंदुस्तान जो है भूटान की मदद के लिए खड़ा हो जाएगा और इतनी मुस्तैदी से खड़ा होगा। ठीक है, वहां भी हमने अपने बहुत ज्यादा फोर्स लेवल मोबिलाइज किया, और हमने एक संदेश दिया कि अगर लड़ना चाहते हो तो लड़ लो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात वैसे होगी जो अभी तक जैसे रही है, आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। अब डोकलाम के बाद इसने फिर यहाँ पे गलवान में किया है। ठीक है दानवीर जी, मैं आ रही हूँ। इसी बीच लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि सीमा विवाद पर दरअसल कई बार सवाल उठा चुके हैं। इसी को लेकर वो उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि चीनी लद्दाख में हमारे इलाके में चले आए हैं और इस दौरान पीएम मोदी पूरी तरह से चुप है। राहुल गांधी ने इससे पहले भी लगातार भारत चीन सीमा विवाद पर सवाल उठाते हुए रहे हैं, और एक बार फिर राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। दरअसल उन्होंने लिखा कि चीन के सैनिक लद्दाख में हमारे इलाके में चले आए और हमारी सीमा पर कब्जा कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी पूरी तरह से चुप है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए पीएम से चीन से सीमा विवाद पर ताजा हालात बताने को कहा है। राहुल जी ने ठीक कहा है। हम देश जानना चाहता है कि वो 56 इंच छाती जो प्रधानमंत्री दिखाते थे क्या वो कम हो गई? भारत माता के सैकड़ों वर्ग किलोमीटर पे चीन कब्जा किए बैठा है, लाल झंडा लहरा रहा है। उन्होंने वहाँ ट्रेंचेस खोद ली हैं, उनके लगे हुए हैं तंबू कनात लग गए हैं, उनके हेलीकॉप्टर उस क्षेत्र की रखवाली कर रहे हैं, और आप बहाने बना रहे हैं। बोलते क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी? बताते क्यों नहीं वास्तविक स्थिति क्या है? सेना के 9 पूर्व अधिकारियों ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत और चीन के बीच तनाव पर दिए बयान की आलोचना की। सेना के पूर्व अधिकारियों ने राहुल गांधी के बयान को गलत सोच से प्रभावित और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी नहीं जानते हैं कि नेहरू ने तिब्बत को प्लेट में सजाकर चीन को सौंप दिया था, जिसके बाद चीन ने सड़क बना ली थी। सेना के पूर्व अधिकारियों ने अपने बयान में विपक्ष को नसीहत दी कि वो चीन के साथ सीमा विवाद का हल निकालने में सरकार के साथ खड़े हों, न कि सवाल उठाएं। संदीप, जल्दी से मैं अपने गेस्ट पे जाऊं उससे पहले मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाहती हूं, क्योंकि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि स्थिति क्या है, सरकार को उसको स्पष्ट करना चाहिए। क्या वाकई वहां पर टेंट तंबू लगाकर उस चीनी सैनिक वहां पहुंच गए हैं, हेलीकॉप्टर्स वहां पर हैं, और भी जो सेना के युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें, उसके साथ क्या चीनी सेना वहां पर मौजूद है? स्थिति क्या है वहां पर? देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरीके का सवाल किया है, विपक्ष के तौर पर मान सकते हैं कि वो सवाल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन जब यूपीए की सरकारें थी, कांग्रेस सत्ता में थी, उस वक्त भी इस तरीके की सिचुएशंस होती थी। लेकिन उस वक्त भी जो है कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म जो बना हुआ है, जिसको आज भी हम लोग जो है दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। उस वक्त भी जो है मैकेनिज्म, उसी मैकेनिज्म के तहत ही काम होता था। बॉल टू बॉल कमेंट्री जो है उस वक्त भी नहीं होती थी। हालांकि खुद रक्षा मंत्री ये कह चुके हैं कि वो सारी बातें जो हैं संसद में बताएंगे, तो ऐसे में एज अ विपक्ष के तौर पर जो है वो सवाल कर सकते हैं। अब जवाब सरकार को देना है नहीं देना है, सरकार खुद तय करेगी कि आखिर उनको क्या करना है। लेकिन विपक्ष के तौर पर वो सवाल कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से लोकतंत्र में इस तरीके की चीज़ों से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर कोई ऐसी इश्यूज़ हैं जिसको लेकर पूरे देश में अगर चिंता है और अगर कोई विपक्ष सवाल कर रहा है, ये सरकार के ऊपर निर्भर है कि सरकार जवाब किस तरीके से देती है, कब देती है और कहाँ देती है।
जीजे सिंह, इस वक्त जो सरकार की स्ट्रैटेजी लग रही है, रणनीति लग रही है, बातचीत के माध्यम से चीज़ों को सॉल्व करने की जो कोशिश हो रही है, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये जो बातचीत है वो सही दिशा में बढ़ रही है? मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। देखिए कि ये जो हमारी सिक्योरिटी है, ये मामला और गवर्नमेंट ऑफ द डे है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर को देखें तो वो ठीक है, एक बात कि वो बीजेपी के हैं, पर दूसरी तरफ ये भी है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के हेड भी हैं, जहां उसके चेयरमैन भी हैं। और वो जो देखते हैं, जब हम इस चीज को देखते हैं, जो विवाद हो रहा है बॉर्डर के ऊपर, उसको सिक्योरिटी के तौर से देखते हैं, उसको देखते हैं एज ए रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो इशू है, वो पार्टी का इशू नहीं है। तो अगर हम उस नजरिए से देखें तो ये जो बात है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सही डायरेक्शन में जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और गवर्नमेंट के जो रक्षा मंत्री हैं और दूसरे जो ऑफिशियल हैं, वो बिल्कुल चुप्पी करके इसकी सही जो है उसको अपनी जगह पे जाना देना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जर्नल्स के अंदर अगर ये बात ठीक हो जाए तो इसको ऊपर पॉलिटिकल लेवल या डिप्लोमेटिक लेवल पे ले जाने की जरूरत ना पड़े। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है, दानवीर सिंह जी, हमने पहले देखा, ठीक है जीजे सिंह मैं आ रही हूँ। अब दानवीर सिंह जी, हमने पहले देखा जो अभी पिछली बातचीत हुई कोर कमांडर लेवल की, उसमें हमने देखा कि गलवान से चीनी सैनिक पीछे हटे हैं। आज की ये जो बैठक होनी है महत्वपूर्ण, आपको लग रहा है कि हम ऐसी ही कुछ तस्वीर पेंगोंग इलाके में भी देख सकते हैं? अल्टीमेटली ये ऐसे ही होगा, क्योंकि ये दोनों देशों के हित में नहीं है कि इससे आगे कार्रवाई करी जाए। चाइना किसी भी हालत में इस प्रकार की स्थिति में नहीं फंसेगा। चाइना की हिस्ट्री हमें समझनी पड़ेगी। चाइना ने एक भी लड़ाई सिवाय हिंदुस्तान के ऊपर, उसने एक भी लड़ाई नहीं जीती। उसके सैनिकों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई इंसर्जेंसी में भाग नहीं लिया। वो अथॉरिटेरियन रजीम की एक सुपर पुलिस के तौर पर रही है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान से पंगा लिया जाए ऐसे वक्त जब हिंदुस्तान बहुत मजबूत है। और चाइना की सेनाएं ऐसे नहीं वापस जा रही कि उनका मन कर रहा है। इस बार चाइना की सेना इसलिए वापस जा रही है क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से पूरी युद्ध की तैयारी कर ली गई है और हिंदुस्तान एकदम बहुत ही मजबूती से खड़ा हुआ है। और हिंदुस्तान ने ये मैं कह रहा हूं कि जिस हिसाब से अभी पिछले दिनों में कुछ देखने में आया है कि हिंदुस्तान ने पक्का ऐसा उनको बता दिया है कि देखिए, अगर आप ये वाली स्थिति चाहते हैं तो हम इसके लिए भी तैयार हैं, वरना हम आपस में बैठ के इस चीज को सुलझा लें। और इस लेवल पर इसी तरीके से बातचीत होती है। इट इज अ कोर्सिव काइंड ऑफ डिप्लोमेसी जो एक्शन में आती है और उसी का नतीजा। और आप देखिएगा धीरे धीरे और सैनिक भी पीछे हटेंगे और ये अगले 10-15 दिन में ये मामला जो है काफी हद तक सुलझ जाएगा। ठीक है, AK सिवाज जी, जो स्ट्रैटेजी भारत बना रही है, मिरर टू मिरर वाली जो इमेज बनती हुई दिख रही है, यानी जितने सैनिक चीन की तरफ से हैं उतने ही सैनिक जो है भारतीय सेना भी वहां पर खड़ी करती है। यानी एक मैसेज भी है कि आप जिस तरीके से व्यवहार करेंगे, भारत भी वैसे ही मुंहतोड़ जवाब देगा। आप अगर आगे बढ़ेंगे तो भारत अब पीछे नहीं रहने वाला है। बिल्कुल ठीक बोला आपने, और इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक इतनी ताकत है अभी हमारे लद्दाख में। जो पहली सिचुएशन होती थी कि लद्दाख के अंदर हमारे पास फोर्थ लेवल नहीं थी, आज की तारीख में हमारे पास बहुत फोर्थ लेवल है। हमारे पास आर्मर्ड ब्रिगेड आ गई इंडिपेंडेंट, हमारे पास 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड और आ गई हैं, साटा ब्रिगेड है, एविएशन ब्रिगेड है। तो हमारे अंदर क्षमता है। M777 आर्टिलरी गन्स आ गई हैं। तो आर्टिलरी, टैंक, एयर डिफेंस वेपन और हर एक चीज में हमारी इतनी काबिलियत है कि हम चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और उसको ये रियलाइज हो गया है, ये जो मिरर डिप्लॉयमेंट है, बल्कि मैं ये कहूंगा जो चीन ने डिप्लॉय किया है, भारत उससे ऊपर करके कर रहा है। और भारत के अंदर ये क्षमता लद्दाख में ही है कि हम इतनी कार्रवाई कर सकते हैं कि चीन को अपनी मुंह की लेनी पड़ेगी। तो इसमें कोई शक नहीं। ये सॉर्ट आउट इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों चीजों में डिप्लोमेट्स और मिलिट्री दोनों तरफ से काम चलना चाहिए। मिलिट्री लेवल पे, टैक्टिकल लेवल पे, जिस तरीके से आज मेजर जनरल की जो मीटिंग हो रही है PP पॉइंट 14 पे, इसी प्रकार डिप्लोमेट भी आपस में बात करें। और मुझे पूरा विश्वास है चीन अगर समझता है कि भारत बहुत
उतना ताकतवर है या ज्यादा ताकतवर है, पक्का ये जो है ये आगे आने वाले टाइम में सॉर्ट आउट होगा। जहां पर प्रॉब्लम पड़ेगी पेंगेंगसो में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर अंत में ये सब आपको लग रहा है ठीक हो जाएगा, सही दिशा में कदम बढ़ रहा है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि एक हफ्ते से 10 दिन में ऐसी बहुत सारी बैठकें होनी है और इससे ऐसा लग रहा है कि जो विवाद चल रहा है चीन और भारत के बीच में, ये जल्द ही सुलझ जाएगा। बढ़ रहे हैं आगे। कोरोना पर इसी वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड से इनकार किया है। खबर है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर सवाल उठाए हैं और कंटेनमेंट जोन में एक्टिव मामलों की तलाश को और बेहतर करने की जरूरत बताई है। तो अब कम्युनिटी स्प्रेड हालांकि नहीं है, क्योंकि कल ही ये जो जानकारी जब मीटिंग हुई थी उपराज्यपाल के साथ, उस वक्त ही ये तस्वीर काफ़ी हद तक क्लियर थी, क्योंकि जब सत्येंद्र जैन निकले बाहर तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन ये भी सच है कि दिल्ली में केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फिलहाल कम्युनिटी स्प्रेड से इनकार किया गया है और खबर ये भी मिल रही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर सवाल उठाए हैं और कंटेनमेंट जोन में एक्टिव मामलों की तलाश को और बेहतर करने की ज़रूरत बताई गई है। यानी अभी और सुधार करने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं वो चिंता भी बढ़ा रहे हैं। कल ही मनीष सिसोदिया जब सामने आए थे तो उन्होंने कई आंकड़े पेश किए थे कि आने वाली स्थिति दिल्ली की क्या होने वाली है। केसेस बढ़ेंगे तो बेड की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं, 10,000 जहां बेड हैं, वो केवल दिल्ली वासियों के लिए ही हों, जिसको एलजी ने पलट दिया था। यानी अब कोई भी दिल्ली के अस्पतालों में भी इलाज करा सकता है। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। रवि, क्या जानकारी? रवि, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी। रवि, क्या स्थिति है? कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं है, ये बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली में, तो स्थिति अभी और क्या दिख रही है? देखिए, सरकार ने सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन पहले भी आपको याद होगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था कि कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ दिल्ली जा रही है और इसके पूरे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही है। ये नहीं पता चल पा रहा है कि अगर किसी को कोरोना है तो उसको वो कितने लोगों के संपर्क में आया है और जो लोग आ रहे हैं वो उनसे संपर्क पॉजिटिव केस से हुआ है नहीं हुआ है, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं उनका यही मानना है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी तक दिल्ली में नहीं है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर दिल्ली सरकार के कामकाज के तरीके पर भी केंद्र सरकार ने सवाल उठाया है। एक दिन पहले भी केंद्र सरकार के अधिकारी जो दिल्ली सरकार की मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने मना किया था कि अभी उस तरीके की स्थिति नहीं है, यानी कि स्थिति सुधारने की जरूरत है और दिल्ली सरकार को खुद सुधारना होगा। उधर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर गाड़ियों का लंबा जाम दिख रहा है। यूपी पुलिस सिर्फ उन गाड़ियों को ही आने की इजाजत दे रही है जिनके पास नोएडा में आने का पास है। बाकी गाड़ियों को यूपी पुलिस वापस भेज रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, डीएनडी पर, और यहां पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से सुबह के समय में यहां पर जाम का आलम यहां पर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर काफ़ी गाड़ियां आप देख सकते हैं जो दिल्ली की तरफ से आ रही है, नोएडा में प्रवेश करना चाहती हैं। तो वहीं हर गाड़ियों का यहाँ पर हो रहा है चेकिंग और सबका पास देख रही है यूपी पुलिस, और जिनके पास नहीं है कोविड-19 के पास या फिर मूवमेंट पास नहीं है, उनको नोएडा में जाने की इजाज़त नहीं दे रही है यूपी पुलिस। एक तस्वीर आपको यहाँ, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना यहाँ चाहेंगे। आप देखिए यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर, काफ़ी गाड़ियाँ यू टर्न लेकर यहाँ पर खड़ी है क्योंकि इन गाड़ियों के पास नहीं है और इस वजह से इन्हें नोएडा में दाखिल होने की इजाज़त यूपी पुलिस ने नहीं दी है। काफ़ी गाड़ियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ सुबह का समय है, लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकल के दफ्तर जाना चाहता है, उस वजह से दिल्ली से नोएडा में प्रवेश करना चाहते हैं। तो वहीं डीएनडी ही नहीं, जितने भी बॉर्डर है यूपी के, चाहे वो कालिंदी कुंज हो, गौतम बुद्ध नगर हो, NH-24 हो, हर जगह पर इसी तरीके से सघन चेकिंग है, जिसके वजह से जाम का आलम देखने को मिल रहा है। अयोध्या में आज राम जन्मभूमि परिसर में करीब 28 साल बाद कुबेर टीले पर शिवलिंग का रुद्राभिषेक होना है। बताया जा रहा है कि रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करीब 2 घंटे तक चलेगा, जिसमें शामिल होने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े संत अयोध्या पहुंचे। ये भी बताया जा रहा है कि रुद्राभिषेक के बाद रामलला की आरती भी होगी, जिसमें राम मंदिर निर्माण से जुड़े संत और अधिकारी शामिल होंगे।
हम रामलला के दर्शन करने के लिए गए थे। भैया आगे देख रहे कहाँ है? कुबेर टीला पर गए, भगवान शिव जी वहाँ दिखाई पड़े। पुराना मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में गिरा हुआ, हटाओ ऊपर से। तो हमारी इच्छा हुई भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाए। उधर असम के तिनसुकिया में तेल के एक कुएं में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से आग की ऊंची लपटें दिख रही थी। दावा किया जा रहा है कि वहां विस्फोट हुआ, जिसके बाद से 2 दमकल कर्मी लापता हैं। आसपास के कई इलाकों तक ये आवाज़ सुनाई दी। तेल का कुआं डिब्रू नेशनल पार्क के इलाके में मौजूद है, जिसकी वजह से आग का खतरा वहाँ के जानवरों को वनस्पति पर बढ़ गया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से आग पर काबू पाने में मदद मांगी है। तेल के कुएं में आग लगने कल लगी यानी मंगलवार को लगी, तभी से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। इतना ही नहीं, सेना के हेलीकॉप्टर भी वहां पर तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों से मुठभेड़ अभी भी जारी है। पिछले 4 दिनों में आतंकियों से सुरक्षा बल की तीसरी मुठभेड़ है और सुरक्षा बल ने पिछले 4 दिन में अब तक 11 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बल ने 7 जून को 5 और 8 जून को 4 आतंकियों को मार गिराया था, जिनमें हिज़्ब का कमांडर फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली भी शामिल था। पिछले 2 हफ्ते में सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में 24 आतंकियों को ढेर कर चुके हैं, जिनमें आतंकी संगठन के 6 टॉप कमांडर भी शामिल हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, ये मुठभेड़ अभी भी क्या चल रही है? कुछ और आतंकी हो सकते हैं? देखिए अर्पिता, अभी भी लगातार ऑपरेशन चल रहा है। हो सकता है कि कुछ और मिलिटेंट भी वहां हों। हालांकि 3 बॉडीज रिकवर की गई, यानी 3 मिलिटेंट मारे गए अभी इस ऑपरेशन में। हालांकि उनकी आइडेंटिफिकेशन अभी एसर्टेन नहीं हुई। जी रिफत, आप नजर बनाए रखिएगा। जी अर्पिता, उधर भोपाल के कलियासोत डैम के किनारे पर नहाते वक्त 2 दोस्तों पर एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। दोनों बचकर बाहर निकल पाते इससे पहले मगरमच्छ ने एक का दायां पैर मुंह में भर लिया। इस दौरान दूसरे साथी ने हिम्मत दिखाई और बाहर निकलकर एक डंडा ले आया। इस डंडे से उसने मगरमच्छ को मारना शुरू किया। आखिर में मगरमच्छ ने युवक का पैर छोड़ दिया। मगरमच्छ के हमले में एक युवक जख्मी हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एकदम से इनकी ये पैर पकड़ लिया, जान पकड़ा और ये एकदम से चिल्लाया और चिल्लाते के साथ ये अंदर लेके चला गया। क्या था? मगरमच्छ। उधर गुजरात के गिर सोमनाथ के जंगल के बीच एक नाले में पानी के तेज बहाव में सैकड़ों टिन के डिब्बों के बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नाले में पानी का बहाव काफी ज्यादा है, ऐसे में ढेर सारे टिन के डिब्बे यहाँ बहते नजर आ रहे हैं। दावा ये कि ये देसी शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले गुड़ के डिब्बे हो सकते हैं और भारी बारिश के बाद तेजी से ये बहते हुए पानी के साथ दिख रहे हैं। गुजरात में इधर कई इलाकों में तेज बारिश हुई, लेकिन ये वीडियो कब का है अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई। उधर यूपी के जौनपुर में 2 गुटों में झड़प हो गई। बताया गया कि झगड़ा आपसी रंजिश को लेकर हुआ। लोग हाथों में डंडे लेकर एक दूसरे पर हमला करने लगे। मामला इतना बढ़ा कि ये लोग काफी देर तक यहाँ लड़ते रहे। समझाने के बाद भी ये मारपीट आपस में शांत नहीं हुई। कई लोगों को चोट लगी। पुलिस ने बताया कि ये वीडियो 10 दिन पुराना है, जो अब वायरल हुआ है। में 2 पक्षों में पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इन दोनों के विरुद्ध अभियोग पर लिखित कर लिया गया है। बाकी साक्ष्य संकलन के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।